हेलो दोस्तों, द एडी एग्जाम में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए एक नया मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो आज स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चंस की पूरी स्लाइड्स होंगी, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, लिखा हुआ है कि 17,100 रुपए पर 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आपको निकालना है कि 17,000 जो 100 रुपए हैं, इस पर आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। अब बताइए, अगर आपकी दर 10% है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या होता है, दर कितनी है आपकी 10%। आप जब 10% दर होता है तो आपको पता होगा कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कितना होता है, डायरेक्ट 21%। कितना होता है 21%। तो आप निकाल लीजिए सीधा सा 171,000 का 21%। सॉल्व कर लेंगे। 21 से कम 21, 21 147 और 2 हासिल का कितना आ जाएगा 9। ठीक है, 21 147, 2 हासिल का 149, हासिल में कितना 14। 21 से कम 21, 21 और 14 कितना होता है 35। तो आपको कितना ब्याज मिल जाएगा 3591। आपसे पूछा गया 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि कितनी होगी। अगर वह आपको राशि पता करने की राशि है, वह राशि कितनी हो जाएगी, तो आप देख लीजिए राशि कितनी हो जाएगी। आपने कितना जमा किया था बैंक में 17,100, आपने बैंक में जमा कराया था 17,100 रुपए। ब्याज आपको मिल गया है 3591 रुपए। आप इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 19602, मतलब 20,691। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 20,691। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर आपको ये सेशन समझ आ रहा है तो आप इसको शेयर भी कर दीजिए, लाइक कमेंट भी करते रहिए। अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, एक खुदरा विक्रेता ने 12% की हानि पर 1221 रुपए में एक वस्तु बेची। उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए जिससे उसे 20% लाभ हो। अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो 20% लाभ पर बेचना है। आप बताइए, जैसे अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 होता, कितना होता है क्रय मूल्य, और उसे लाभ 20% लाभ चाहिए, तो वह चाहता कि हम इसको कितने में बेचे 120 में बेचे। लेकिन उसने किया क्या, पहले 12% की हानि पर बेच दिया। मतलब क्या है कि 100 रुपए की उसने वस्तु को बेच दिया कितने में 88 में, और यही 88 की वैल्यू कितनी दी गई है सवाल में 1221 रुपए। कितनी दी गई है 1221 रुपए। अब बताइए ये एक 88 की वैल्यू कितनी दी गई है 1221 रुपए। ये 1221 रुपए। अब बताइए, अगर ये 1221 रुपए है और वह वैल्यू चाहता है कि आपको कितने की वैल्यू मिल जाए उसे 120 की। अगर 120 की वैल्यू चाहिए आप बताइए, तो ये इसमें 88 का आप भाग दे देंगे और 120 का गुणा करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे 8 से काट लीजिए, 8 से काटेंगे तो ये 11 और इसे काटेंगे तो ये कितना 15। 11 से आप इसे काट दीजिए, 11 एकम 11, फिर एक बचेगा 12, फिर 11 एकम 11 और फिर 11 एकम 11। आप गुणा करा लीजिए 111 गुणे 15, 15 एकम 15, हासिल कितना 1, 15 एकम 15 और 1 16, फिर एक हासिल का 15 एकम 15 और 1 16। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 1665 रुपए। यदि वह व्यक्ति उस वस्तु को 1665 रुपए में बेचेगा तो उसे कितना प्रॉफिट होगा 20%। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1665 रुपए। क्लियर है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ, रोशन एक उत्पाद x रुपए में खरीदता है। उसने एक वस्तु कितने रुपए में खरीदी है x रुपए में खरीदता है, और उस उत्पाद को बेचते समय वह उसकी कीमत 500 रुपए कम कर देता है। जब उसने उस वस्तु को बेचा है तो उसने उसकी कीमत कितनी कम कर दी 500 और 17.5%, ये 17.5% की छूट भी, मतलब 500 रुपए कम भी किए और 17.5% का उसने डिस्काउंट भी दिया। फिर उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 660 रुपए। तो आपको क्रय मूल्य बताना है। देखिए एक शब्द आया हुआ है इसमें डिस्काउंट, एक शब्द है आपका डिस्काउंट। आपको पता होना चाहिए
कि डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर। जितनी एमआरपी होती तो उसी पर डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति जो है एक्स रुपए में पहले यह वस्तु खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है, एक्स रुपए में। और जब यह बेचने गया है तो सबसे पहले इसने कितना कम कर दिया, 500। अब बताओ इतना, इसका मतलब वह इतने बेच देता। 500 कम करने के बाद वह 17.5% का डिस्काउंट भी देता है। अब बताइए, अगर वह 17.5% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब वह 82.5% पर बेच रहा होगा। कितने पर बेच रहा होगा, 82.5% पर। तो यही बताइए, तो इसने कितने की बेची है फाइनल यह वस्तु, 660 रुपए की। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, कितना बचेगा, ये x माइनस 500। अब 82.5 को साइड बेच देते हैं तो इक्वल टू 660, 82.5 गुणा 100। ये दशमलव काट के एक जीरो और बढ़ा देते हैं। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 11 से काटेंगे, 11 छक्का 66, और 11 से काटेंगे 11 सत्ते 77, 11 पंचे 55। आप और देखेंगे 15 चौको 60, 15 पंचे 75, 5 दूनी 10, तो 200 दूनी 800। तो कितना हो जाएगा ये, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 500 बराबर 800। तो x बराबर कितना, 1300। 500 साइड जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसका मतलब है प्रारंभ में उस व्यक्ति ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, 1300 रुपए में। यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1। क्लियर है। अगला देखते हैं सवाल। अगला है ए, बी और सी एक व्यवसाय में 6050, 6600 और 7150 रुपए का निवेश करते हैं। ए, बी और सी के निवेश की अवधि 7:5:7 के अनुपात में है। यदि प्राप्त कुल लाभ 35,340 रुपए है तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। साझेदारी का सवाल है। साझेदारी में जब भी लाभ निकालना होता है, जैसे लाभ, अगर आपको साझेदारी में लाभ का रेशियो पता करना है, लाभ का अनुपात, ठीक है, तो अगर आप साझेदारी में लाभ का अनुपात पता करना चाहते हैं तो ये अनुपात होता है हमेशा जो आपने पूंजी इन्वेस्टमेंट किया है, पूंजी, उस पूंजी में आपने कितना समय लगाया है। अगर आप पूंजी में समय का गुणा करा देंगे तो लाभ पता चल जाता है। पूंजी में किसका गुणा करा दें, समय का, तो आपको लाभ का रेशियो पता चल जाता है। आइए देखते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है। जैसे 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है और तीसरा व्यक्ति कौन है, सी। ए ने कितना पैसा लगाया है, 6050। बी ने कितना इन्वेस्ट किया है, 6600, और सी ने इन्वेस्ट किया है 7150। इनके समय का रेशियो मुझे दिया गया 7, 5 और 7, गुणा करा दीजिए। इसका समय 7 होगा, इसका 5 होगा और इसका कितना होगा, 7। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये लाभ का रेशियो आपको बन गया। अगर ये लाभ का रेशियो है तो आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। देख लीजिएगा, देखिए इसको काटते हैं। अब ये देखिए ध्यान से कट जाएगा। आप चाहो तो इसको 11 से काटो, 11 पंचे 55, 11 पंचे 55, कितना हो जाएगा, 550। अब ये जीरो पहले से ही फिनिश कर लो, ठीक है। 11 छक्का 66, 60 बार कटेगा। 11 से फिर से काट देंगे तो बचेगा 11 पंचे 11 छक्का 66, 11 पंचे 55, 5 से कट जाएगा तो ये बचेगा 11, यहां से बचेगा 12 और यहां से बचेगा 13। और सॉल्व करेंगे तो 11 सत्ते 77, ये बचेगा 12 पंचे 60 और ये 13 सत्ते 91। तो ए, बी और सी के लाभ का रेशियो ये आपके पास आ गया, 77:7:91। ये आपको आ गया ए, बी, सी के लाभ का रेशियो। अब बताइए इन तीनों को कुल कितना प्रॉफिट हुआ है, 35,340। तो इसको ऐड कर देना है। किसकी वैल्यू निकालनी है, ए का। ए का मतलब 77। तो जोड़ लेते हैं, जोड़िए, 7 और 1 8 और 9 6 15 7 22। मतलब इस रेशियो के हिसाब से इसे कितना प्रॉफिट हुआ है, 288। सवाल 228, कितना प्रॉफिट हुआ है इसे, 228। और सवाल में हमारे कितना दिया गया प्रॉफिट, 35,340। तो बताइए एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे लिए, 35,340 बटे 228।
28। ए का निकालना है तो किसकी वैल्यू पता करनी है? 77 की। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, काट लीजिए। देखिए पहले 4 से डिवाइड कराते हैं इसको। 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28। इसे 4 से काटेंगे तो 4 32, फिर 4 32 और 4 तिया 12, 4 पंचे 20, ये ऐसे कट जाएगा। आगे देख लें, अभी ये 3 से और डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा कितना? 19, और 3 से काटेंगे, 19 से ही काट लेते हैं, सॉरी, 19 तिया 57, तो 19 चौको 76, 19 छिक्का 114, फिर 19 पंचे 95। 3 से काट देंगे तो कितना बचेगा? 3 एकम 3 और 3 5 15, 3 5 15, कितना बना? 155 और 77। इनका गुणा करा लीजिए, 155 गुणा 77, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब आप गुणा कराएंगे आपको पता है, तो 77 गुणा कराएंगे तो कितना बचेगा? जैसे गुणा करा कर देखते हैं, पहले 7 का करा लें फिर 11 का, आप पहले 11 का करा लो बाद में 7 का, पहले 11 करा लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 155 गुणे 7 गुणा 11। अब आपको पता चलेगा कि जो संख्या 11 से कटेगी वही हमारा आंसर। आप चाहो तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। 11 से कटने वाला नंबर बताओ। 9 और 1 10, 10 और 5 15, 3 और 1 4, 15 में से 4 गया 11, यही नंबर आपका 11 से कटता है, तो यही आंसर है। आप चाहे तो ये मल्टीप्लाई ना भी कराएंगे तब भी आपका आंसर आएगा। क्लियर है? तो यही आंसर हो जाएगा आपका 11,935। कितना आंसर हो जाएगा? 11,935। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या है? ए अनुपात बी 2 अनुपात 1 है, बी अनुपात सी 2 अनुपात 5 है, सी अनुपात डी 1 अनुपात 2 है। तो आपको बताना है ए अनुपात डी कितना होगा। ए आपको क्या बताना है कि ए अनुपात डी कितना होगा। ठीक है, ए अनुपात डी ज्ञात करना है। तो आप देख लीजिए ए बी सी और डी, इनके रेशियो आपको बनाने पड़ेंगे। तो रेशियो बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ए बी सी और डी। तो ए और बी कितना है? 2 अनुपात 1। बी और सी कितना है? 2 अनुपात 5। सी और डी कितना है? 1 अनुपात 2। अब जब आप ए बी सी डी का रेशियो बनाते हैं तो आपको पता है कि जो स्थान खाली होता है तो पीछे वाला नंबर आपको उन्हीं स्थानों पर भर देना। जैसे यहां पर 1 आ जाएगा, आगे देखेंगे यहां भी 1 आ जाएगा, ये 5 यहां आ जाएगा, पीछे आएंगे तो 2 देखेंगे तो 2 यहां पर आ जाएगा, और इस 1 को आप रिपीट कर देंगे, 1 यहां आ जाएगा और 1 यहां। अब आप इनका सीधा सीधा क्या करा दीजिए? गुणा। देखेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखो ये रेशियो आ गया। ए बी सी डी का रेशियो कितना आ गया? 4 अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात 10। आपसे क्या पूछा गया? ए अनुपात डी। आपसे क्या पूछा गया है? ए अनुपात डी। बताइए ए कितना है? 4, डी कितना है? 10। इसको काट लेंगे तो कितना बन जाएगा? तो 2 अनुपात 5। कितना आ जाएगा? 2 अनुपात 5। तो ए अनुपात डी कितना हो जाएगा? 2 अनुपात 5। ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले में क्या है कि लिखा हुआ है यदि ए 36 से 25% अधिक है और बी 25 से 36% अधिक है, तो आपको बताएं निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले ए के बारे में लिख लीजिए। ए क्या है? ए जो है वो 36 से 25% अधिक है, मतलब ए की वैल्यू 36 भी है, वो 36 का कितना है? प्लस 25%। आप 25% आप ऐसे काउंट कर लीजिए। 25 चौको 100, 4 नियमा 36, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा? 45। इसका मतलब ए कितना है? 45। ये पता चल गया। इसी प्रकार हम किसे पता कर लेंगे? बी को। बी के बारे में क्या कहा गया है कि बी जो है 25 से 36% अधिक है, तो बी कितना है? 25। 25 से कितना अधिक भी है? 36%। तो 36% मतलब 36/100, तो हो जाएगा 25 चौको 100 और 4 नियमा 36, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34। ये बी की वैल्यू आ गई। अब बताइए बी 34 है, ए 45 है, तो बताओ ए 45 आ गया, बी कितना आ गया? 34। तो क्या कहेंगे? ए बड़ा है किससे? बी से। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? ए ग्रेटर देन बी। ये आपका ऑप्शन है। क्लियर है? ओके, अगला देखते हैं। जैसे एक दुकानदार 1 रुपए में 15 टॉफी बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है,
और 9 टॉफी की कीमत कितनी होनी चाहिए कि जिससे उसे 25% का लाभ हो। देखिए एक दुकानदार है, 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचता है? 15। अब बताओ जब 1 रुपए में वह 15 टॉफी बेचता है तो उसे कितना लाभ होता है? 25% की हानि होती है। लाभ नहीं होता, कितनी होती है? 25% की हानि। तो जब कभी भी ऐसे सवाल हो तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे जो रेट होता है, रेट का जो रेशियो होता है उसको जैसे ही आप पलट देंगे तो वो क्वांटिटी का रेशियो बन जाता है। अब देखिए जब वह 1 रुपए में, ये 1 ही रुपए है, जब वह 1 रुपए में 15 टॉफी बेचता है तो 25%। अब बताओ अगर उसे 25% हानि हो रही है तो उसे 75% वैल्यू प्राप्त हुई होगी। आप लिख लीजिए जब उसने 25% हानि हुई तो उसे पैसा कितना मिला? टोटल 75%। अब वह चाहता कितना है कि उसे 25% क्या हो? लाभ। अगर उसे 25% लाभ वह चाहता है, इसका मतलब वह चाहता है कि उसे जो पैसा मिले वो 125% मिले। इसका बना लीजिए आप रेशियो बनाएंगे तो 25 तिया 75 और 25 पंचे 125। क्लियर है? ये रेट का रेशियो था। इसे जैसे ही आप पलट देंगे तो किसका? मात्रा का रेशियो बन जाएगा। किसका रेशियो बन जाएगा? मात्रा का। पलट देंगे तो 5 और 3। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले वह 5 टॉफियां बेचता था 1 रुपए में तो उसे 25% की हानि होती थी। अब 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचता है? 3, तो उसे कितना? 25% का लाभ होता है। लेकिन आप देख रहे हैं सवाल में वह वास्तव में कितनी टॉफियां बेचता था? 15। तो आप बताइए अगर वास्तव में 15 टॉफियां बेचता था तो बताइए 5 का मान कितना होगा? 15। कितनी वैल्यू है ये? 3 गुनी। तो ये वैल्यू भी कितनी कर देंगे आप? 3 गुना। तो 5 तिया 15 हो गया, तो 3 तिरका 9। इसका मतलब है कि वह 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे? 9। तो आपका आंसर आ जाएगा कि वह 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे? 9। और टॉफियां 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे? 9। आप बताइए 1 रुपए में अगर 9 टॉफियां बेचेगा तो 9 टॉफियों की कीमत कितनी आ गई? 1 रुपए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई भी वस्तुओं वाला सवाल आएगा आप बड़ी आसानी से इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक घनाभ के तल के क्षेत्रफल के बराबर है। जैसे एक घन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन क्या होता है? घन मतलब क्यूब। ये देखिए घन ऐसा होता है, ये घन एक घन होता है जिसकी सारी भुजाएं कैसी होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कैसी होती है? समान। ठीक है। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक घनाभ के तल के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब कोई एक घनाभ होगा जिसका तल उसके क्षेत्रफल के क्या है? बराबर। घनाभ ऐसा होता है घनाभ। इसका तल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, L और B। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a²। और ये किसके बराबर है? घनाभ के तल के बराबर है, तो L इंटू बी के बराबर है। क्लियर है? आगे लिखा है यदि घनाभ का आयतन 1080 है। अब घनाभ का आयतन कितना होता है? LBH। तो आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे घनाभ का आयतन दे दिया उसने, LBH बराबर कितना दे दिया? 1080। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 9। मतलब h का मान कितना है? गिवन है 9। तो आप लिख सकते हैं L गुणा B गुणा 9 बराबर 1080। 9 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आप देखेंगे सॉरी, L और B आ जाएगा कितना? 120। L गुणा B कितना आ जाएगा? 120। अब आपसे पूछा गया घन की भुजा ज्ञात कीजिए। A का मान, तो LB की वैल्यू आप यहां रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 6a² = 120। आगे सॉल्व करेंगे तो a² बराबर कितना आ जाएगा? 20। तो a बराबर कितना आ जाएगा? √20। a बराबर कितना आ जाएगा? √20। रूट को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो कितना बन जाएगा? 4 पंचे 20 मतलब 2√5 सेंटीमीटर। तो ये घन की भुजा कितनी आ जाएगी? 2√5। तो ऑप्शन ये रहा आपका 2√5 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है एक लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है। एक लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है। यदि बेलन की ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन लगभग ज्ञात कीजिए। तो आपको बेलन का क्या पता करना है? आयतन। बताइए बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन कैसा होता है? ये रहा आपका बेलन।
ठीक है। तो यह बेलन की होती है त्रिज्या, ये होती है बेलन की ऊंचाई। तो आपसे जब बेलन का आयतन पूछा जाए तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आप पहले जान लीजिए, इसने बताया है कुछ, क्या बताया कि बेलन की जो त्रिज्या है, त्रिज्या आर, वो ऊंचाई की कितनी है 3 गुना। अगर ऊंचाई 1 तो बेलन की त्रिज्या 3, और ऊंचाई आपको कितनी गिवन है 2.1, तो बेलन की त्रिज्या किस दिया 63, 6.3 ये आपको गिवन है। तो पाई आर स्क्वायर में वैल्यू रख के आप सॉल्व कर लीजिए। तो आयतन कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है 6.3, 2 बार है तो आप 2 बार लिख लीजिए, और एच कितना है 2.1। तो आप देखेंगे 7 तिया 21.3, तो 22 तिया 66, तो जाएगा 6.3 और ये हो जाएगा 6.3। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो 66, 63 अपॉन 1000, इसका आप गुणा करा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। आप मल्टीप्लाई करा, आप 63 गुणा 63 करा लीजिए पहले। अब बताओ 63 का वर्ग कितना होता है। अगर आप 63 गुणा 63 कराएंगे, देखो आसानी से करा सकते हैं आप। देखो सबसे पहले इन दोनों का गुणा कराइए, 3 त्रिका 9 हो गया। तो अब फिर इसका इसमें कराइए, इसका इसमें, दोनों को जोड़ दो, 6 तिया 18 दूनी 36 का कितना हो गया 6, हासिल का 3, 6 छिक्का 36 और 3 39, तो ये गुणा हो जाएगा इन दोनों का। तो नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं 66 गुणे 39 69 अपॉन 1000। अब जब इसका गुणा कराएंगे तो 3 अंक बाद दशमलव, तो आइडिया लगाते हैं ये लगभग 4 है, ये लगभग कितना हो गया 4। अब बताओ 4 में 66 का गुणा करा लो, लगभग आप आइडिया लगा ली, क्योंकि एग्जैक्ट तो आंसर आएगा नहीं, तो लगभग चेक कर लेते हैं। 66 गुणा 4, तो 6 चौको 24, 4 का गुणा करा 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 2 26, लगभग कितना 264। अब कितना लिखा हुआ है 262, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 262 घन सेंटीमीटर, ये पावर्स है, ठीक है। 262 कितना हो जाएगा घन सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। लगभग, एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा, कैसा आ जाएगा लगभग। अगला देखते हैं, एक नाव, क्या सवाल है, अगला सवाल देखते हैं आप लोग। एक नाव अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, जबकि वही दूरी, मतलब फिर से 72 किलोमीटर की दूरी ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत 12 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल आपको पता करनी है। देखते हैं अनुप्रवाह, जब कोई नाव धारा की दिशा में जाती है तो नाव की चाल कितनी होती है, धारा की दिशा में जाएगी नाव तो नाव की चाल होगी तो x प्लस वाई, और धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी होती है x माइनस वाई। ये जो x प्लस वाई जो चाल होती है वो कैसी होती है, धारा की दिशा में, कैसी होती है धारा की दिशा में, और ये जो चाल होती है धारा की कैसी होती है, धारा के विपरीत, धारा की कैसी होती है विपरीत दिशा में, ठीक है। तो क्या बोला गया है, एक नाव धारा की दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे। बताइए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो बस लिखेंगे आगे चाल, पहले धारा की दिशा में तो x प्लस वाई बराबर दूरी कितनी है 72, समय कितना लगा है 6 घंटे। तो आप यहां से सॉल्व कर पा रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 12, x प्लस वाई कितना आ जाएगा 12। फिर धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में भी जाते हैं तो x माइनस वाई बराबर 72 बटे कितना समय लगता है उसे 12 घंटे का, तो 12 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 6। यहां से एक रिजल्ट आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 6। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक x प्लस वाई बराबर 12 और एक x माइनस वाई बराबर 6। सॉल्व कर लेते हैं, क्या है देख लेते हैं। यहां पर जैसे लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 6। सॉल्व कर लेंगे दोनों को, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2x बराबर 18 तो x बराबर 9। तो x क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी 9 किलोमीटर पर हावर, ये आपका आंसर है। आगे देखते हैं, अगला है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को
प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए एक रेलगाड़ी है जिसकी गति कितनी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक व्यक्ति को पार कर रही है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो एक व्यक्ति को पार कर रही है। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। किसके बराबर दूरी तय करती है? अपनी लंबाई के बराबर। तो आपसे पूछा गया समय, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। सॉल्व कर लीजिएगा, बताइए दूरी कितनी है आपकी? 180 मीटर। चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब याद रखना पड़ेगा, अगर आपकी दूरी मीटर में है तो चाल को फिर किस में होना चाहिए? मीटर प्रति सेकेंड। अब चाल किलोमीटर प्रति घंटा है और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए कितने का गुणा कराना पड़ता है? 5/18 का। सॉल्व कर लीजिए, देखिए 18 तिया 54 कितना हो जाएगा? 180/5 तिया 15। 15 से आप सॉल्व करेंगे तो 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो कितना समय लगेगा आपको? केवल 12 सेकंड। उस ट्रेन को, उस व्यक्ति को पार करने में केवल 12 सेकंड का समय लगेगा। अगला है नेक्स्ट, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करना है। क्या लिखा हुआ? 2/3 गुणा 1/6 प्लस फिर लिखा हुआ है 2/3 गुणा 7/2 माइनस 13/4 गुणा 4/3। सॉल्व करिए, देखिए ये 2 से दिया तो कितना हो जाएगा? 1/3 त्रिका 9 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7/3 माइनस ये 4 से 4 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 13/3। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा? 9। तो 1 3 त्रिका 9 तो 7 तिया 21 माइनस 3 त्रिका 9 तो 9 तो 13 तिया 39। सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा? 22। 21 और 1 22 हो जाएगा। 22 माइनस 39/9। माइनस का बचेगा, कितना बच जाएगा? माइनस का। तो कितना बचेगा माइनस का? तो घटा देंगे तो माइनस का 17/9। कितना आ जाएगा माइनस का? 17/9। ठीक है, तो आप यही सॉल्व कर लीजिए, वहां दिख नहीं रहा होगा। तो 17/9 ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा थोड़ा, कितना हो जाएगा? 17/9 ये आपका आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, फिर अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट अगला है 4900 रुपए पर निवेश की गई 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब बताइए दर कितनी, कैसी आपकी? साधारण ब्याज दर कितनी है? 13। साधारण ब्याज के प्रश्न में क्या है कि ब्याज हर वर्ष कैसा होता है? समान प्राप्त होता है हमें। अब बताइए दर अगर आपकी 13% है, समय 4 वर्ष है, पहली साल 13%, दूसरे साल भी 13%, तीसरे साल भी 13% ब्याज मिलेगा, चौथे वर्ष भी 13%, तो बताइए 4 साल में 13 चौको 52% ब्याज मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 13 चौको 52%। आप ही बताइए अगर आपको 52% ब्याज मिलेगा तो आपकी जो राशि है वो टोटल मिश्र धन के साथ कितनी हो जाएगी? 152%। वही आपसे पूछा गया, तो 4 वर्ष बाद आपको कितनी राशि मिलेगी? 152। तो आप डायरेक्ट इस सवाल का निकाल लीजिए, 4900 का 152%। यही आपका आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 49। आप गुणा नहीं करा पा रहे हैं तो 7 गुणा 7 गुणा 152, तो 7 का मल्टीपल 2 बार आप करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो वैसे तो 49 दूनी 98, लास्ट में 8 सभी के में है, और जो संख्या 7 से कटे 4 5 2 7 और 1 8, तो विभाज्यता नियम तो नहीं लग पाएगा। चलिए गुणा करा लेते हैं। तो 7 दूनी 14 का कितना होता है? 4, हाथ से ले 15 7 105 और 108। ठीक है, एक और बचा 7, तो 7 चौको 28, 2 7 अट्ठे 56 और 2 68। गलत हो रहा है, 7 चौको 28, 7 अट्ठे 56 और 2 68,
नहीं, गलत हो रहा है, रुक जाइए जरा देखते हैं गलतियां कहाँ कर दी है, गुणा करा लेते हैं सही से। देखो 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, हासिल कितना 1, 15 सत्ते 105 और 106, ये रहेगा, यही गलती हो गई थी। ठीक है, तो 7 का फिर से गुणा कराएंगे तो 7 चौको 28 का 8, हासिल कितना आएगा 2, 7 छिंग 42 और 2 44, फिर हासिल नहीं जाएगा तो वही हो जाएगा, तो 7 एकम 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 7,448 रुपए। जो 49,000 रुपए की राशि है वो 4 साल में कितनी हो जाएगी 7,448 रुपए, और ऑप्शन आपका ये वाला। अगला सवाल देखते हैं कि एक सप्ताह सोमवार से रविवार में एक शहर का औसत तापमान कितना है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। एक शहर है जिसका औसत तापमान कितना है 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर पहले 4 दिनों का औसत तापमान 38.75 डिग्री सेल्सियस पाया गया। यदि शनिवार का तापमान शुक्रवार और रविवार के तापमान का औसत था तो रविवार को कितना तापमान दर्ज किया गया। बताइए सोमवार से लेकर रविवार तक कितने दिन होते हैं 7, आप बताओ कि 7 दिनों का औसत तापमान कितना है 38, तो आप 7 का गुणा करा के टोटल टेम्परेचर निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7 का गुणा करा दीजिए, टोटल टेम्परेचर आ जाएगा 7 अट्ठे 56, हासिल में कितना 5, 7 21 और 5 26, तो टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 266 सेल्सियस। पहले 4 दिन, अब पहले 4 दिन में आप क्या देखेंगे, पहले 4 दिन सोमवार से लेकर, तो आपका बताओ मंडे ऐड हो जाएगा, ट्यूसडे ऐड हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा और थर्सडे, ये 4 दिन हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, तो बताओ ये 4 दिन का जो तापमान है वो औसत कितना है आपका 38.75, कितना है टेम्परेचर 38.75, तो आप टोटल टेम्परेचर यहां से भी काउंट कर सकते हैं, गुणा करा लीजिए आप। देखो और 4 का गुणा कराएंगे, 4 गुणे 38 156 और 3 157, सॉरी 4 38 38 दूनी 76 76 दूनी 152 152 और 3 कितना हो जाएगा 155, ये टोटल कितना हो जाएगा 155। अगर इस 7 में से 3 घटा दो तो आपको 3 दिन अभी बचे आपका, एक आपका बचा फ्राइडे, एक आपका बचा सैटरडे और दूसरा क्या बचा आपका संडे। इन सबका टोटल टेम्परेचर आपको यहां पता चल जाएगा 111। अब बताओ ये 3 दिन है, इनका टोटल टेम्परेचर कितना है 111। आगे क्या पूछा गया है, फिर कहा गया कि जो शनिवार का तापमान है सैटरडे का टेम्परेचर है वो शुक्रवार और रविवार के तापमान का औसत है। अब बताओ सैटरडे का टेम्परेचर, जो सैटरडे का टेम्परेचर है वो फ्राइडे और संडे इन दोनों के टेम्परेचर का औसत है, मतलब ऐसे ही रहेगा। तो आप बताओ ये जैसे औसत है तो इसको यहां कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा सैटरडे अपॉन फ्राइडे प्लस संडे, तो कितना हो जाएगा 1/2। अब बताओ सैटरडे का 1 है, फ्राइडे और संडे का 2 है, आपसे किसका पूछा गया शनिवार का, तो बताओ 2 और 1 3, आपको पता होना चाहिए। अब 3 की वैल्यू 111 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 37, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 74। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि सैटरडे का टेम्परेचर है तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 37। लेकिन अगर आपसे बाय चांस फ्राइडे और संडे का पूछा जाए तो इस केस में फ्राइडे और संडे इन दोनों का टेम्परेचर टोटल टेम्परेचर 74 है, लेकिन कोई कह दे अगर आपसे कि इसमें फ्राइडे का टेम्परेचर बता दिए तो आप इसमें ज्ञात नहीं कर सकते, एग्जैक्ट आप वैल्यू नहीं बता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है 13 23 और 871 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए चतुर्थ अनुपात मतलब ये चैप्टर कौन सा होता है आपका समानुपात वाला चैप्टर होता है। कौन सा होता है समानुपात, जिसमें आपसे मध्यानुपाती पूछा जाता है, तृतीयानुपाती पूछा जाता है और चतुर्थानुपाती पूछा जाता है। तो आप बताइए मध्यानुपाती क्या होता है। मध्यानुपाती मध्यानुपाती बहुत पूछा जाता है। मध्यानुपाती क्या होता है √AB। और बताइए तृतीयानुपाती क्या होता है। मध्यानुपाती क्या होता है √AB, तो तृतीयानुपाती क्या होता है B²/A। और आपसे कौन सा चतुर्थ अनुपात पूछा गया, कौन सा अनुपात पूछा गया चतुर्थ अनुपात। तो चतुर्थ अनुपात भी आपको पता होता है क्या होता है चतुर्थ अनुपात BC/A।
तो बताइए ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। तो चतुर्थ अनुपात डायरेक्ट ज्ञात कर लेंगे। तो बताइए चतुर्थ अनुपात क्या हो जाएगा, BC अपॉन ए। तो रख लीजिए BC मतलब 23 गुणा 871/13। काट लीजिए इसको 13 से, 13 6 78, 13 7 91। तो कितना आंसर आ जाएगा, 23 गुणा 67। 23 7 161, असल में कितना आ जाएगा 16। 23 छिक्का 138, जोड़ लेंगे 8 6 14, तीनों 4 1 और 1 5। आंसर कितना हो जाएगा 1541। ये रहा आपका चौथा ऑप्शन 1541। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है जब ए बी और सी को किसी कार्य के लिए तैनात किया जाता है तो ए और बी मिलकर 80% काम करते हैं, बी और सी मिलकर 50% काम करते हैं। तीनों में सबसे कुशल कौन है, आप बताइए। जब ए बी सी, बताओ ए और बी कितना कार्य करते हैं 80%, बी और सी मिलकर कार्य करते हैं तो कितना करते हैं 50%। अब बताइए अगर ए और बी ने 80% कार्य कर लिया तो इस कंडीशन में सी के हिस्से में कितना कार्य आया होगा, सी ने कितना किया होगा 20%, सी ने कितना किया होगा 20%। अब बी और सी 50% करते हैं तो ए कितना करता होगा फिर 50%। अब बताओ ए 50% करता है, बी करता है कितना 30%, फिर क्योंकि टोटल 80 करना है। अब बताओ बी 30 करता है तो सी कितना करता होगा 20%। अब आप तीनों की कार्य क्षमता आपको पता चल गई है। ए ने कितना कार्य किया है 50%, बी ने कितना कार्य किया है 30% और सी ने कितना कार्य किया है 20%। तो आप क्या बताएंगे तीनों में सबसे कुशल कौन है, तो सबसे कुशल कौन है ए, क्योंकि ये कितना कार्य कर पा रहा है 50%। क्लियर है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा ए। अगला सवाल देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1780 और 2452 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष प्राप्त हो। अब बताइए जैसे एक संख्या आपके पास 1780 और एक संख्या है 2452, इसमें किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना है 4। अब देखिए जब आपको सबसे बड़ी संख्या पता करनी हो या बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी हो तो आपको क्या लेना पड़ता है मासा। अब मासा तो ले सकते हैं लेकिन हमें शेषफल कितना चाहिए 4, तो आप पहले 4 इससे घटा लेंगे, 4 घटा लेंगे तो बचेगा 1776, इसमें से भी 4 माइनस कराएंगे तो बचेगा 2448। अब आपको इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, इन दोनों का क्या ले लेना है एचसीएफ। जो इनका एचसीएफ होगा वही हमारा क्या होगा आंसर। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप देखो ये 24 से नंबर कट रहा है, ये भी तो 24 भी हो सकता है, 48 भी है तो 48 भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। चेक कर सकते हैं, देखो आपको क्या करना है मासा निकालना है तो यहां लिखेंगे 2448 और यहां क्या लिखेंगे 1776। आप सबसे पहले कितनी बार, एक ही बार भाग जाएगा तो 1776 घटा लेंगे, 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2, 14 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 7, यहाँ कितना हो जाएगा 13, 13 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 6, 672। तो फिर आगे कितना हो जाएगा 1776। 672 तिया तो हो नहीं पाएगा, 2 बार ही जा पाएगा, तो देखते हैं 2 बार, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1 6 दूनी 12 और 1 1344। फिर से घटाएंगे 2 3 4, कितना बचेगा 432। देखते जाइएगा आगे, भाग का निशान फिर लगा लेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो ये नंबर यहाँ आ जाएगा 672। फिर एक बार ही जाएगा, थोड़ा बड़ा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लीजिए 432 तो 0 4 240 और आगे चेक करेंगे तो ये 432 यहाँ आ जाएगा तो 240 एकम 240, कितना बचेगा 2, 13 में से 4 गया 9, 92, सॉरी 2, 13 में से 4 गया कितना बचा 9, 192। फिर भाग दे देंगे तो यहाँ 240, फिर से आ जाएगा 200, 192 को 192 तो यहाँ कितना बचेगा 48, कितना बचेगा 48। तो आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा, देख लीजिए ऐसे, ठीक है। तो जब ऐसे चेक करेंगे आप चेक कर सकते हैं, देखो इतना कर लिया था हमने तो यहाँ बचेगा 192, भाग का निशान आ जाएगा तो 240, ठीक है।
तो 240 192 कम 192 कितना आ जाएगा 48। अब 48 से फिर से भाग दे देंगे आप, 48 तिया 48 दूनी 96, 48 चौको 192, ये पूरा कैंसिल। तो आपका मासा कितना आ जाएगा 48। इस कंडीशन में क्या होता है, जो अंतिम भाजक होता है वही आपका आंसर होता है। तो इस कंडीशन में अंतिम भाजक कितना आ गया 48। तो ये आपका क्या हो जाएगा फिर आंसर, ठीक है। तो 48 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर, ये आपका आंसर है 48। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक पाइप एक टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है और दूसरा पाइप इसे 10 घंटे में भर सकता है। मतलब पहला पाइप 15 घंटे में खाली कर रहा है और दूसरा पाइप 10 घंटे में भर रहा है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। जैसे पाइप ए है और पाइप बी है, ए खाली करने वाला है तो इसकी क्षमता कैसी होगी नेगेटिव। ए 15 समय लेता है और बी कितना समय लेता है 10, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो 15 दूनी 30, तो ये माइनस का हो गया, 10 तिया 30, ये कैसा हो जाएगा प्लस का। दोनों मिलकर काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना कार्य होगा, केवल एक का भाग दे दीजिए, 30 से कम 30, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 30 घंटे। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 16, 24 और 28 से विभाजित करने पर क्रमशः 13, 21 और 25 शेष प्राप्त हो। देखिए, जब हमें ये छोटी से छोटी संख्या पता करनी हो, जब आप 16 से भाग दें तो कितना शेषफल आए 13, 24 से भाग दें तो कितना शेषफल आए 21 और 28 से भाग दें तो कितना शेषफल आए 25। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपको इनके अंतर देखें। 16 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा 3, 24 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा 3 और 28 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा 3। अगर ये अंतर समान है, देख लीजिए, जैसे आप देखो 16 से भाग देंगे तो 13 शेषफल आएगा, 24 से भाग देंगे तो 21 शेषफल आ रहा है और 28 से भाग दें तो शेषफल कितना आ रहा है 25। अगर इनके अंतर समान है, क्या समान है, अगर इनके अंतर समान है तो आपको क्या करना है, इनका लासा लेकर ये अंतर घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बताइए, इनका एलसीएम आपको पता करना है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 16, 24, 48। अब बताओ 16 और 24 का एलसीएम कितना होता है 48 और 28 और बचा तो 28। अब एलसीएम क्या होता है 28 और 48 का एलसीएम लेना, तो जो संख्या दोनों में कॉमन है भाग दे तो एलसीएम आ जाए। दोनों में क्या कॉमन है 4, तो 4 सत्ते 28, तो 48 सत्ते 336, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका 336। हमें पता करनी है भाई संख्या, तो संख्या शेषफल कितना, शेषफल और भाजक का अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर 3, 3 घटा दीजिए तो संख्या कितनी हो जाएगी 333। तो 333 वह संख्या होगी जिसमें आप 16 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा 13, 24 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा 21 और 28 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा 25। तो आपका आंसर कितना होगा 333। ऑप्शन ही नहीं है, अच्छा सॉरी, यहां लिख लीजिए ऑप्शन, आंसर कितना होगा आपका 333। अगला सवाल देखते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम सवाल है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है 3 गुनी। मतलब जो पैसा आप जमा करेंगे वो 15 साल में कितना हो रहा है 3 गुना। आप ये देखिए, जैसे मान लो मगर अगर हमने 1 रुपए जमा किया और 15 साल बाद जब हम बैंक जाएंगे तो ये पैसा कितना हो जाएगा 3। अब बताइए 1 रुपए जमा किया 15 साल में 3 हो गया, तो बताओ ब्याज तो मुझे 2 ही रुपए मिला। क्लियर इतना। तो ज्ञात कीजिए वही राशि कितने वर्षों में उसी दर से 13 गुनी हो जाएगी। दर में कोई परिवर्तन नहीं और राशि को कितने गुना करना है मुझे 13 गुना। अब बताओ अगर यही 1 रुपए आपको कितने बनाने हैं 13, अगर 13 तो ब्याज आपको कितना चाहिए फिर 12। ब्याज आपको कितना चाहिए 12। अगर आपको ब्याज 12 चाहिए तो आप बताओ साधारण ब्याज क्या होता है कि ब्याज हर वर्ष कैसा मिलता है समान। देखिए 2 ब्याज मिलने में 15 साल लगे हैं, तो 12 ब्याज मिलने में कितना समय लगेगा। अगर ब्याज 6 गुना है तो समय भी कितना गुना खर्च करना पड़ेगा 6 गुना, तो 15 छिक्का 90 वर्ष, तो कितना समय लग जाएगा 90 वर्ष। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों ये आज का अंतिम सवाल था एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट 2 का। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।